सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में हम भारतीय इतिहास के कुछ घटनाक्रम पढ़ रहे थे, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। 1206 ईस्वी से लेकर जो 1757 तक का काल है, जब मुस्लिम सत्ता भारत में हावी रही, उस कालक्रम का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में हम इससे पहले मुगल हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश के बारे में। मुगल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं और खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित हमने 2 वीडियो लेक्चर अभी तक बनाए हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने आशा है उन वीडियो को देख लिया होगा। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। इसके साथ ही इस चैनल को अगर आप प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हम सल्तनत कालीन जो अन्य वंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो एक तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम सैयद और लोदी वंश के बारे में भी हम देखेंगे। ये सल्तनत कालीन जो वंश हुए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तुगलक वंश। तुगलक शासनकाल। तुगलक वंश खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। तो हम कह सकते हैं कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। और 1320 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य की नींव पड़ी। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा, यानी उसको छोटे छोटे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताते चलूं कि इस वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। एक तो हुआ मोहम्मद तुगलक और एक फिरोज शाह तुगलक। तो उन्हीं के बारे में हम इसमें विस्तार से थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो इस वंश का संस्थापक था उसके बारे में। तो हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसने कि तुगलक वंश की नींव डाली। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। वारंगल दक्षिण में था। जाजनगर के में सैन्य अभियान किया, जिसमें उलूग खां यानी जूना खां की विजय हुई, जो इसका पुत्र था। बाद में यही जूना खां, जिसको उलूग खां भी कहते थे, यही मोहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गयासुद्दीन की अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बना। यानी मोहम्मद तुगलक था वो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक भी माना जा सकता है, पहला। इसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया इसको। अंतर्विरोधों का विस्मयकारी यानी ये कोई जो फैसले लेता था ना, उसमें अंतर्विरोध बहुत होता था कि फैसले लूँ या ना लूँ। जो फैसले लिए गए वो फैसले भी उसके सही नहीं हुए थे। इसको एक फ्लॉप शासक भी कह सकते हैं। फ्लॉप यानी ऐसा शासक जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसकी जो योजनाएं थी वो इसने 5 योजनाएं बनाई थी, वो 5 की 5 योजनाएं इसके उल्टी पड़ गई थी, यानी वो असफल हो गई थी। तो इसको इतिहास में असफल शासक के नाम से भी जाना जाता है। रक्त का प्यासा इसको बोला गया है, क्योंकि ये युद्धों में ज़्यादा विश्वास करता था। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों में बंटा हुआ था। यानी जो प्रांत होते थे उनको क्या बोलते थे? मुक्त बोलते थे, मुक्त। तो प्रांत को मुक्त कहा जाता था। तो 23 मुक्तों में बंटा था। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। बर्नी जो था वो इस समय का एक इतिहासकार था।
वो इसकी 5 मुख्य योजनाएं बताता है। पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि, यानी इसने दोआब में टैक्स को बढ़ा दिया था। दोआब जो क्षेत्र था वो बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र होता था। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं, और विशेष करके भारत में जो गंगा सिंधु का जो मैदान है, गंगा यमुना सिंधु का, उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। उसमें इसने एक तो टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा इसने देवगिरी को राजधानी बनाया। दिल्ली थी इनकी राजधानी, लेकिन इसने दक्षिण भारत में देवगिरी एक स्थान है उसको अपनी राजधानी बनाया। सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया, यानी इसने सिक्के चलाए। इससे पहले जो सिक्के होते थे, वो सिक्के जो चलते थे वो सोने या चांदी के चलते थे, लेकिन इसने सांकेतिक रूप से अन्य धातुओं के भी सिक्के चलाए, जिसमें लोहा या एल्यूमिनियम या ऐसी कुछ सस्ती धातुएं थी। तो इसने सांकेतिक मुद्रा का भी चलन किया। खुरासान पर आक्रमण किया इसने, कराचील की ओर इसने अभियान किया था। तो ये जो 5 योजनाएं थी, ये 5 की 5 इसकी क्या हुई, फ्लॉप हो गई थी, सक्सेस नहीं हो पाई। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा, और उसका नाम क्या रखा, दौलताबाद रखा। 1330 में तांबे व कांसे के मिश्रित, देखो तांबे व कांसे के चलाए थे, इससे पहले सोने और चांदी के चलते थे, लेकिन इसने सस्ती धातुओं के सिक्के बनाए। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 में मोहम्मद तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो इसने योजनाएं तो कई प्रकार की लेके आया था ये, अपने राज्य में प्रशासन के सुधार के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसकी जो योजनाएं थी वो सारी की सारी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगला शासक हम पढ़ते हैं जो इसका चचेरा भाई था, फिरोज तुगलक, उसके बारे में। 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो कि मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, किंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी व सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया। ये महत्वपूर्ण है भी, देखो इसने सरकारी व सेना की नौकरी थी ना, उसको क्या बना दिया, वंशानुगत। वंशानुगत का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सरकारी नौकरी में है या सेना में है, तो उसका जो आने वाली संतानें होंगी, उसके जो बेटे होंगे या उनके भी आगे जो संतानें होंगी, वो ही सेना में या सरकारी नौकरी में आ पाएंगी। यानी किसी का बेटा पोता ही सरकारी नौकरी या सेना में आ सकता था। इसने इसको क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया। एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो ये एक इसने बहुत ही जो योजना चलाई वो इतनी अच्छी नहीं थी। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। अन्य उपलब्धि क्या थी फिरोज तुगलक की, वो थी भवन निर्माण कला। ये इसके काल में जो है ना वो बहुत बढ़िया रही। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद व जौनपुर नगर बसाए, ये नगर इसने बसाए थे। टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए, किंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी और सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। ये इसकी महत्वपूर्ण योजना थी। उपलब्धि भी कह सकते हैं कि इसने नहरों की खुदाई करवाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के लिए और दूसरी यमुना से सिरमौर के लिए खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामी अमीरों के हाथ में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा जो शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर जो कि 24 थे वो हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे, जिनमें खराज था, जकात था, खम्स था, जजिया था। ये 4 कर इसने रखे, खराज, जकात, खम्स और जजिया। खराज क्या होता था, खराज जो होता था ना, ये जो जितने भी गैर मुसलमान होते थे ना, जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुसलमान होते थे, उन सभी से ये कर वसूला जाता था।
ज़कात क्या होता था? ज़कात प्रत्येक जो व्यक्ति होता था, ये एक मुसलमानों के अंदर ये होता है कि जो भी मुस्लिम है उसे अपनी आय का एक हिस्सा है ना वो दान में देना चाहिए। आय का एक हिस्सा उसको ज़कात बोला जाता है। वो दान चाहे तो फ़कीरों को दो या किसी अन्य पुण्य के कार्य में दो। तो ये भी सरकार, ये भी जो है वो राजा वसूलता था उनसे, और ये था ज़कात। खम्स क्या होता था? खम्स होता था लूट का सामान, यानी युद्ध में जो भी लूटा जाता था उस लूटे हुए सामान पर कर लगता था, उसको खम्स बोला जाता था। जजिया क्या था? जजिया एक धार्मिक कर था। जो भी हिंदू लोग होते थे वो अगर धार्मिक यात्रा पर जाते थे, कोई तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो उन्हें जजिया नामक टैक्स या जजिया नामक कर चुकाना पड़ता था। तो इसने ये 4 कर रखे। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, यानी इसके काल में जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, उनमें असंख्य वृद्धि हुई। और दीवान बंदगान के नाम से, दासों के नाम से एक नया विभाग भी खोला गया। देखो, दासों के नाम से एक नया विभाग इसने खोला जिसका नाम था दीवान बंदगान। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों व अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसी समय 1398 में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की थी। तैमूर जो तुर्क आक्रमणकारी था वो इसी तुगलक वंश में नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत में आया था 1398 में, और लूटपाट उसने की थी। तो ये था तुगलक वंश सल्तनत कालीन। अब हम एक नया वंश पढ़ते हैं। अगला वंश जो भारत में तुगलक के बाद आया वो था सैयद वंश। ये वंश है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके काल की कोई खास उपलब्धियां नहीं रही हैं, तो इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में थोड़ा देख लें कि ये क्या है। अब फिर भी मैं चलो थोड़ा इसको पढ़ देते हैं, अपने रीडिंग तो कर ही लेते हैं। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिजर खां को अपना प्रतिनियुक्ति नियुक्त किया। खिजर खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। यानी ये जो तैमूर था ना, ये लूट कर ये तो चला गया, लेकिन इसने अपना एक प्रतिनिधि छोड़ दिया, खिजर खां। इसी खिजर खां के नाम पर क्या हुआ, इस सैयद वंश की नींव पड़ी। 1414 से 1421 तक शासन करने के बाद भी खिजर खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 34 तक शासक रहा, उसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। तो ये बस छोटा सा एक इनका कालक्रम रहा सैयद वंश का। अगला जो वंश था लोधी वंश, वो हमें देखते हैं। लोधी वंश एक महत्वपूर्ण वंश था। ये सल्तनत कालीन हम कह सकते हैं, जो गुलाम वंश की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी उसको छोड़ के गया था। उस गुलाम वंश के बाद यह जो दिल्ली सत्ता का केंद्र थी, तो ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश हम कह सकते हैं। इसके बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई थी, जब भारत में मुगल आए थे, बाबर आया था। तो आखिरी जो वंश है वो है लोधी वंश। तो हमने कई वंश इसमें पढ़ लिए हैं, उसके बारे में हम आखिर में चर्चा कर लेंगे। पहले इसको लोधी वंश को पढ़ लेते हैं। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्ण दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने, यानी इस वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह सरकी के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना, यानी ये सिकंदर शाह था, ये सिकंदर लोधी। इस वंश के भी 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक था सिकंदर लोधी और दूसरा था इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी शासक बना। तिरहुत बिहार व बंगाल तक उसके ने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध व राजस्व सुधार प्रसिद्ध रहा, यानी इसने 2 सुधार किए सिकंदर लोधी ने। एक तो न्याय व्यवस्था सुधारी, दूसरा इसने राजस्व यानी जो कर को इकट्ठा करने की जो प्रणाली थी उसको इसने सुधार किया। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया, यानी इसने पहली बार भूमि को नापा और उस नापी हुई भूमि के आधार पर ही इसने भूमि कर जो थे वो तय किए।
एक गज चलाया इसने जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। यानी इसने नाप की एक प्रणाली, एक गज चलाया, वो क्या था? सिकंदरी गज था। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण करवाया। यानी आगरा को बसाने वाला शासक कौन था? सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी था। उसका उपनाम गुलरू खां था। यानी गुलरू खां के नाम से कविता भी लिखता था। इब्राहिम ये सिकंदर लोदी जो था वो गुलरू खां के नाम से कविताएं भी लिखता था। नवंबर 1517 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा। यानी अब क्या हो गया? सत्ता का जो केंद्र था वो धीरे धीरे दिल्ली से बदल के क्या आ गया? आगरा आ गया। 1517 से 1518 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। राणा सांगा जो कि चित्तौड़ का शासक था, उसका इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ। इस युद्ध में लोदियों की हार हुई, यानी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके अलावा 1526 में पानीपत के मैदान में सिकंदर नहीं, यहाँ इब्राहिम कर सकते हैं हम, इब्राहिम बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध एकांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। ये एक महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है। क्या घटनाक्रम है? कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ इब्राहिम लोदी हार गया और भारत में मुगल जो वंश था या मुगल जो सत्ता थी उसकी स्थापना हुई। तो ये थे सल्तनत कालीन मुख्य वंश, जिनमें हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बारे में विस्तार से पढ़ा। आशा है सभी विद्यार्थियों को ये सल्तनत कालीन जो वंश हैं वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।